आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। मैं जयप्रकाश आज लेकर प्रस्तुत हुआ हूं स्वयं प्रकाश जी की प्रसिद्ध कहानी नेताजी का चश्मा। इस कहानी को शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पर स्वयं प्रकाश जी को जान लेते हैं, क्योंकि रचनाकार को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कहानी में उसका परिवेश, उसकी समकालीन परिस्थितियां और उसका अनुभव बोलता है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नेताजी के चश्मा कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में। तो इधर आप देख पा रहे हैं, पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। लेखक का परिचय, उनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं एवं कहानी संग्रह 13 कहानी संग्रह उनके प्रकाशित हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान, ये कहानी संग्रह हैं जिनमें उनकी बेहद खूबसूरत कहानियां संग्रहित हैं। उसके बाद उनके 2 प्रमुख उपन्यास भी है, बीच में विनय और ईंधन। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि साहित्यिक विशेषताएं क्या है, किस प्रकार के वातावरण को सर्जित करते हैं। और उसमें आप देखिए, समकालीन कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं स्वयं प्रकाश जी। 1947 में जन्म हुआ है, तो मान के चलिए ये 1960, 70, 80 के दशक के लेखक हैं। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उनको बेहद रोचक ढंग से, बेहद खूबसूरत ढंग से, बेहद ही मूल संवेदना के साथ, उद्देश्य के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ वो प्रस्तुत करते हैं और उनके प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं, प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। मध्य वर्गीय जीवन के कुशल जीते रहे, हम जो मिडिल क्लास से, जो मध्यम वर्गीय है, उसके जीवन को, जीवन की प्रत्येक घटना को, प्रत्येक संवेदना को, प्रत्येक प्रसंग को, उस जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना को वो अच्छे, कुशल, सहज और सुबोध ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वर्ग शोषण के विरुद्ध प्रबल चेतना, देखिए इनकी एक बहुत बेहद खूबसूरत विशेषता है, वर्ग शोषण। यानी जिस प्रकार एक गरीब, एक मजदूर का अमीरों के द्वारा या पूंजीपतियों के द्वारा किस तरह शोषण होता है, उसके विरुद्ध भी वो आवाज उठाते हैं और उसमें वो चेतना, वो शिक्षा, आपको वो जागृति उसमें मिलेगी। और किस्सा गोई शैली इनकी एक सबसे खूबसूरत विशेषता है कि ये जो भी कहानी लिखते हैं, जो भी रचना रचते हैं, उसमें कहीं न कहीं एक किस्सा डालते हैं। किस्से के रूप में एक कहानी चलती है, जो किस्सा गोई शैली, जो कि काफी मनोरंजक होती है और काफी बांध के रखती है श्रोता को, पाठक को। और अंतिम है, नवीनता और ताजगी आपको उसमें मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये 1960, 70, 80 के दशक की कहानी है, लेकिन वर्तमान में भी कहीं न कहीं इसकी प्रासंगिकता है, वैल्यू है, महत्व है। और थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं भाषा शैली, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग भी ये करते हैं, तद्भव शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे आंख है, तत्सम में संस्कृत के वे शब्द जो वैसे के वैसे लिए हैं, संभवतः है, हृदय स्थली है, प्रतिमा है, देशज शब्द बिल्कुल जिस किसी पात्र को ये रखते हैं, उसी पात्र की भाषा, उसी ग्रामीण परिवेश को वहां पर वो बिल्कुल वैसा का वैसा बना देते हैं। तो यहाँ पर गिराक, किधर, उधर, उधर पेट नहीं, उधर यानी उधर से। और विदेशी शब्द आइडिया, गुजरना, रियल, कैप्टन, फ्रेम, ये खूब सारे शब्द जो है यहाँ मिलेंगे। और मुहावरों का भी कहीं न कहीं इन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। अब प्रकाश डालते हैं नेताजी का चश्मा, ये जो पाठ है, इसमें जो किस्सा गोई शैली में जो बातें कही गई है, जो कहानी है, उसकी मूल संवेदना क्या है। मैंने पूरे पाठ को देखा तो इसकी जो मूल संवेदना है वो है देश के आम नागरिकों द्वारा देश के प्रति निष्ठा रखते हुए देशभक्ति से पूर्ण कार्य करने की प्रेरणा देना। इस पाठ में कहा गया है कि जो सैनिक होते हैं वो बॉर्डर पर लड़ते हैं, बिल्कुल बलिदान दे देते हैं देश के लिए, लेकिन क्या केवल वो सैनिक ही देशभक्ति दिखाते हैं? ऐसा नहीं। इस देश के जर्रे जर्रे से, कण कण से प्यार करने वाला, चाहे नदियां हैं, चाहे पहाड़ है, चाहे
कोई बिहड़ इलाका है, जंगल है, समुद्र है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जानवर है, वनस्पति है, इन सबसे जो प्यार करता है, इन सब के विकास के लिए जो बात करता है, थोड़ा सा भी प्रयास करता है, वो देशभक्ति होती है, उसे भी देशभक्ति कहा जाता है। यानी आम नागरिकों का, हमारा, आपका, हर किसी का भी देश के विकास में कहीं न कहीं अपना योगदान होता है, कहीं परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, कहीं प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से भी उनका वहां पर पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानी शुरू होती है एक कस्बे से। कस्बा एक छोटा सा है, नगरपालिका का वहां वर्णन किया गया है। नगरपालिका ने अपने कार्यकाल में वहाँ भवन बनवा दिए, कुछ शौचालय बना दिए, कुछ मूर्तियां लगवा दी, और इसी में किसी उत्साही बोर्ड ने, कोई बोर्ड आया होगा वहां पर, उस उत्साही बोर्ड ने नगर के बीच में एक जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी। यानी जिसको बस्ट कहते हैं, यहां से लगाकर यहां तक, ये टोपी के कोने से लगाकर कमर तक जिसको कह सकते हैं, या कोट के ये दूसरा तीसरा बटन होता है वहां तक। लेकिन उसमें एक कमी रह गई, वो कमी खलती है हर किसी को, और वो कमी है कि उस मूर्ति में मूर्तिकार चश्मा लगाना भूल गया। और बीच बीच में यही बताया जाता है कि किसी मास्टर को जल्दबाजी में कहा होगा कि ये मूर्ति बना दो, और उसने कहा होगा मैं जल्द ही बना दूंगा, और क्योंकि शासन की जो अवधि थी नगरपालिका की वो खत्म होने वाली होगी, और मूर्ति तैयार कर दी गई। हवलदार साहब जो इसके प्रमुख पात्र हैं, दूसरा एक इसमें पान वाला भी है, और मुख्य पात्र यदि माना जाए तो वो है कैप्टन चश्मे वाला। हवलदार साहब कंपनी के सिलसिले से उस नगर से, उस कस्बे से रोज गुजरते हैं, और वहां पर गुजरते हुए वो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर किसी ने एक ऐसा चश्मा लगाया है जो कि रियल है, पत्थर से बना हुआ नहीं है। एक दिन गुजरे, दूसरे दिन गुजरे, तीसरे दिन गुजरे, तो देखा कि ये चश्मा अलग अलग तरीके का, दूसरे दिन अलग तरीके का, तीसरे दिन अलग फ्रेम का है। तो काफी अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ, और बात वो वहां पर ठहरते, एक पान वाला वहां पर पान खाते, और उस पान की दुकान से फिर वो देखते और चले जाते। एक दिन उनके मन में एक इच्छा हुई कि इस पान वाले से पूछ लें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो पान वाले से पूछा, भाई मूर्ति कि चश्मा कौन बदल देता है। बीच बीच में उन्होंने सोचा, वाह क्या आइडिया, मूर्ति चश्मा भी बदलती है। तो पान वाले से ये पूछा, तो पान वाले ने जवाब दिया, साहब कैप्टन बदल देता है चश्मे वाला। तो जब कैप्टन चश्मे वाले का नाम लिया तो प्रारंभिक रूप से कैप्टन नाम आना, कैप्टन नाम आते ही हम भी सोचने लग जाते हैं कि कोई आजाद हिंद फौज का सदस्य रहा होगा, कोई फौजी रहा होगा। तो इस प्रकार और पूछा कि क्या वो कोई आजाद हिंद फौज का सदस्य है। तो तुरंत पान वाले ने जवाब दिया, नहीं साहब, लंगड़ा है लंगड़ा, पागल है पागल, वो क्या जाएगा फौज में। तो इस प्रकार का जवाब दिया। वो आ रहा, देख लीजिए। तो तुरंत देखते हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति जो चल नहीं सकता है, गली के कोने से मुड़ता है, और वहां दुकान के सहारे उसके पास कुछ फ्रेम लटकाई हुई, चश्मे लटकाए हुए एक तख्ती है, एक में संदूकची है जिसमें वो अपनी आमदनी रखता है, और वहां पर वो चश्मा लगा देता है। तो देखिए उसकी भावना, और यहीं से कहानी शुरू होती है, बहुत अच्छी तरह से कहानी शुरू होती है और अपनी मूल संवेदना की ओर जाती है। पान वाले द्वारा इस प्रकार चश्मे वाले का मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यदि वो खुद ऐसा नहीं कर सकता तो एक देशभक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हवलदार साहब ने उस व्यक्ति को देखा तो अच्छा ये है, फेरी लगाता है, इसकी न कोई अपनी दुकान है, लेकिन उसमें एक जज्बा है, और
नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की इसको आहत करती होगी और ये अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक चश्मा वहाँ लगा देता है। कोई दूसरा ग्राहक आ जाता होगा, उसको उतार के नेताजी से क्षमा मांगता है, दे देता है और पुनः दूसरा चश्मा लगा देता है। पान वाला इसी दौरान पहले कहता भी है कि साहब वो तो ग्राहक आता दे देता है, यानी पान वाले के दिमाग में ये है कि वो चश्मा इसलिए वहां रख रहा है कि उसका चश्मा बिक जाए। लेकिन बात कुछ और है और इस भावना को देखकर शायद लोग उसको कैप्टन कहते होंगे, इसका असली नाम कैप्टन नहीं। इस प्रकार वो कस्बे से गुजरते रहे, रोज उस बदलते हुए चश्मे को देखते रहे और अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो वो रुके और पान वाले से जाके पूछा, भाई हाँ उस दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं था, पान की दुकान बंद थी, कुछ और दुकानें भी बंद थी, हालदार साहब को कुछ अलग लगा। दूसरे दिन वो वहां पर रुके और पान वाले से जाके पूछा, भैया तुम्हारे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? तो पान वाला रुआंसा हो जाता है, पान थूकता है, आंसू पहुंचता है और कहता है, साहब कैप्टन मर गया। ये वही पान वाला है जो पहले उसके लिए कैसे विचार रखता है। ये बात सुनते ही हालदार साहब बिल्कुल हतप्रभ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे लोग हैं जो एक ऐसे व्यक्ति, यानी इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो एक ऐसे व्यक्ति पर हंसते हैं जो अपनी घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उन लोगों पर हंसने वाले पान वाले जैसे दो गले दकियानूसी गलत ख्याल वाले निम्न स्तर की सोच वाले संकुचित सोच वाले लोग भी हैं जो उस समय तो कुछ और कह रहा था और आज रुआंसा हो गया। इसके पीछे ये कि पान वाला सोच रहा था कि मृत्यु हो गई है चश्मे वाले की, आज अगर मैं हंसा तो लोग ये सोचेंगे कि कैसा पान वाला है, किसी की मृत्यु पर हंस रहा है। तो ये उसकी दोगली नीति है, यानी वो बिकने के मौके ढूंढती है। ऐसा कई जगह होता है, जब शहीद होता है तो हम वहां जाके आंसू बहाते हैं और आम दिनों में उससे पहले उसके परिवार पर क्या गुजरती है और उसके बाद उसके परिवार पे क्या गुजरती है हम ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम शहीद होने पर अपने आप को, यानी हम संवेदनशील है, हम सिंपैथी रखती हैं, इसलिए बिकने के मौके ढूंढती है। हालदार साहब ने ये सोच लिया कि पान वाले जैसे लोग इस कस्बे में रहते हैं, मुझे यहाँ क्षण भर के लिए भी ठहरना नहीं चाहिए और मैं आज के बाद प्रण ले लिया कि बिल्कुल इस कस्बे में नहीं रुकूंगा क्योंकि कैप्टन मर चुका है और पान वाले जैसे लोग यहाँ पर है और मास्टर चश्मा लगाना भूल गया। अब मुझे उम्मीद नहीं है कि कौन चश्मा लगाएगा। हालदार साहब इसी तरह कस्बे से गुजरते रहे, लेकिन जाने अनजाने में उनकी आंख उस मूर्ति की तरफ उठ गई और उन्होंने झट से ड्राइवर को, जो कि पहले कह रखा था रुकना मत, झट से कहा रोको। ड्राइवर ने घसीटते हुए ब्रेक लगाए, कार घसीटते हुए रुकी, गाड़ी जो भी उनके पास थी रुकी और वो उतरे और वहां जाके एकदम सावधान की मुद्रा में जाके सैल्यूट करके अटेंशन की मुद्रा में वहां जाके खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस मूर्ति के ऊपर एक ऐसा चश्मा लगा हुआ है जो सरकंडे का है जैसा बच्चे बनाते हैं। हालदार साहब भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हालदार साहब नाउम्मीद थे और उनका सोचना बिल्कुल गलत था, क्योंकि पान वाले जैसे लोग इस दुनिया में इक्के दुक्के हो सकते हैं, हमें निराश नहीं होना है, लेकिन चश्मे वाले जैसे लोग इस देश के विकास में, देशभक्तों का सम्मान करने वाले और उसमें योगदान देने वाले, देश के विकास में योगदान देने वाले लोग कम नहीं हैं। हालदार साहब का सोचना गलत था। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो भावुक हो गए, वो सलामी देने लगे उस देशभक्ति की भावना को, क्योंकि सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि बड़े से बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे तक भी देशभक्ति में पीछे नहीं है। और कहानी वहां समाप्त हो जाती है। ये कहानी कई चीजें पीछे छोड़ के जाती है। तो इस प्रकार ये हमारी कहानी रही। अब इसी के साथ
एनसीईआरटी द्वारा एक लघु फिल्म बनाई गई है नेताजी का चश्मा। आप वो देखेंगे और उसके बाद पुनः हम मिलेंगे इनके प्रश्नों पे चर्चा और कहानी की मूल संवेदना को फिर समझाते हुए। तो आप देखिएगा एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है ये लघु फिल्म, जिसमें आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड
या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि यूं कहिए कि उस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने पर और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्र में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी बेचारे स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे। इसी दृष्टि से यह एक सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी, वो था नेताजी की आंखों पर चश्मे की कमी। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर देखा। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का हैरानी भरा चेहरा और हैरानी भरी सोच से उन्होंने कहा, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या मतलब, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे गया, उधर दूसरा बिठा गया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को मुश्किल हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं।
लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की जरूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से माफी मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ भी अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हारदा साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश भी की होगी और असफल रहा होगा, या ये हो सकता है कि बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट भी गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, फिर वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को ऐसा बहुत विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे देकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्यों जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला घोंघो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, आंख पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए।
फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे